गुड इवनिंग। चलिए, सबको सूचना है ना कि आज 3 बजे क्लास है। 1 मिनट यूट्यूब पर मैं कर लेता हूँ। यूट्यूब पर 1 मिनट में कर देता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग एक नया, सबको 1 मिनट में जुड़ जाने दीजिए। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, सब लोग को आ जाने दीजिए। और दिव्या है, महिमा है, सब लोग। और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा। और अब करंट और क्वेश्चंस पेपर का भी। चलिए, ज्योति कुमारी वेलकम। और यूट्यूब पर हो गया है ना। तो आज हरी क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। और सब लोग आ गए हैं, बस 2-4 मिनट में सब लोग जुड़ ही जाएंगे। चलिए, तो अमर जी हैं, चंदन, दीप्ति, अमरीश नहीं है, निर्भय, पूर्वी है ना, देवेंद्र, सब लोग आ गए लगभग। धीरे धीरे मालूम हो जाएगा, एक आध 2 दिन का टाइम लगेगा। और उसके बाद दीप्ति बर्णवाल, गुंजा भी हैं। कैसी चल रही गुंजा आपकी पढ़ाई? प्रांजल भी हैं, अंकित, रिया, जया, जया कुमारी, डायमंड, ज्वाइन, अर्जुन, आराधना, पीहू, रविशंकर, नेहा। तो दरोगा और बीपीएससी का परम, सुजीत कुमार, संदीप, दिव्या, सब लोग हैं। तो अब आप लोग को जो आने वाला एग्जाम है, और हम लोग के बीच में 6 स्टूडेंट, हम लोग 6 या 7 स्टूडेंट हैं। जो हम लोग विक्रम राठौर, समीर, मनीषा, प्रभा, तन्नी, वर्षा और कुमार संजीव विद्यार्थी। कैसे हैं संजीव जी? ठीक है। मनीष सर का क्लास एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि आप लोग तो ऋषि, हेलो, आशीष, निशांत, सबको मालूम हो गया है ना। मुझे तो लगा कि कम ही लोग होंगे, लेकिन आप लोग सब लोग आ ही चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए। अभी मैं, वसीम, दिव्या, आज मैं जो 100 पूरे हो गए, 100 स्टूडेंट आ चुके हैं। और कुछ हम लोग पहले आसान क्वेश्चन लेके चलेंगे, 1-2 टेस्ट में आसान लेके चलेंगे। और जनरली 2 तरह का टेस्ट होगा। एक टेस्ट ट्रेडिशनल, जैसे लोग करवाते भी हैं, सारे लोग टेस्ट को करवाते हैं, उस तरह से हम लोग भी टेस्ट करेंगे। जैसे पिछले साल का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग भी देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा चीज हम लोग का रहेगा कि हैंड रिटन टेस्ट भी लेंगे, जिसमें हैंड रिटन टेस्ट कहने का मतलब कि उस क्वेश्चन को मैं खुद डिजाइन करूंगा और कंटेम्प्रेरी इशू को जोड़ कर दूंगा, मतलब करंट अफेयर को जोड़कर। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखूंगा। तो वहां पर जब हम लोग खुद से लिखेंगे क्वेश्चन, तो दोनों तरह का, एक तो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ आना चाहिए। अनामिका मिश्रा वेलकम। तो सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन आने चाहिए। दूसरा चीज हम लोग का होगा कि जो नए क्वेश्चन है, जो किताबों में नहीं अभी है। मान लीजिए कि जैसे मैंने कल भी चर्चा किया था, पेट्रोल पॉइंट 14 क्या है, नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा किससे सटती है, ठीक है। अभी अमेरिका ने अपने कौन से नौवहन पोत को साउथ चाइना सी में निमित जो को भेजा है। और अपना उसका जो फाइटर बोट है रीगन को भेजा है। उसी तरह से इंग्लैंड ने कौन सा अपना पूरा नेवल बेड़ा भेजा है, तो उसका नाम है
क्वीन एलिजाबेथ। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। ताइवान का क्या इशू है, ठीक है ना, निमित और हाँ रीगन। तो ताइवान का क्या इशू है, ताइवान ने भी जो एक्सरसाइज किया है ना, उसका उसका क्या नाम था, और उसके बाद ताइवान और चीन के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है, बीच में जो समुद्र 164 किलोमीटर। तो ये जो नए क्वेश्चंस होंगे जो चैलेंजिंग है, मतलब ये नए क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब तक टीचर बैठ के उस पर रिसर्च नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उस तरह जैसे गालवान घाटी है, गालवान घाटी किधर है, नॉर्थ टू साउथ है कि मतलब वेस्ट टू ईस्ट है। चितरंजन जी आ गए हैं, चितरंजन संजीव जी, चितरंजन भी बिहार पुलिस से हैं, और तो वो भी मतलब आपके, और बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन है। रुचि, वेलकम रुचि, बहुत मेहनत करती हैं। रुचि तुम एडमिशन के लिए हमसे बात करना और हम देखेंगे क्या है। और आप लोग एडमिशन के लिए जब भी करना होगा ज्ञान आईएएस कोड लीजिएगा, ठीक है ना। ज्ञान आईएएस कोड को आप यूज कर सकते हैं एडमिशन के लिए, 10% डिस्काउंट भी रहेगा। कोई तरह की समस्या हो तो बात भी कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है ना। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब टेस्ट में, अब टेस्ट भी होगा, और जहां तक मैं सोच रहा हूं कि रोज रोज टेस्ट क्या कराऊं, तो 2 दिन आप बोलोगे तो 2 दिन या 3 दिन हम लोग का करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। पूजा रूपा कुमारी सर, आज शाम 7 बजे क्लास नहीं दिखा रहा है क्या, नहीं है क्या, है नहीं दिखा रहा है क्या, 7 बजे दिखा रहा है, 7 बजे है। रूपा है, आप लोग को गया होगा शेड्यूल में, नहीं दिखा रहा है। स्पेशल में देख रही हैं, स्पेशल में, स्पेशल में आप लोग देखिएगा, स्पेशल में है, देखिए वही जो प्लस का कोर्स था ना, जो हम लोग गुप्त पढ़े हैं, उसका अगला हर्ष है आज, हर्ष है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में रहे चाहे रहे। हाँ, ये अलग है कि कुछ लोगों को फायदा होगा, तो फायदा होगा, यही तो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो किसी को फायदा हो जो बढ़िया है, और एज ए स्टूडेंट और बढ़िया। राकेश जी हैं, जय हिंद। चलिए, तो अब आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हैं सब लोग, सब लोग तैयार हैं, सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से हम टेस्ट पेपर को देते हैं, और ये आपका पहला टेस्ट है। पोल होगा, कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेंगे, मतलब आप जहां अपना टाइप कर रहे हैं ना वहां। और इजी टेस्ट में लेकर आया हूं, और सबको मिलाकर बीपीएससी और दरोगा सबको देखते हो। आईएएस का पेपर इसमें नहीं रहेगा, मतलब आईएएस लेवल नहीं जाएंगे। तो चलिए, आपको टेस्ट पेपर के लिए तैयार हो जाइए। सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए। तो इस तरह से आपका सब लोगों ने, किस खनिज में भारत का विश्व में एक अधिकार है, कौन सा मिनरल्स भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, माइका, मैग्नीज, कोयला, गोल्ड, है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका, किसने आंसर दिया, तो चितरंजन कुमार, महिमा कुमार फर्स्ट, और वर्षा कुमारी, आप लोगों को दिख रहा है। और ये लोग आदिल इमान, कविता, सब लोगों ने दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग का इसका आंसर है अब्रक, है ना। ये आपका आंसर इसका क्या हो गया कि किस खनिज में, भारत में किस खनिज का एक अधिकार है। तो आप देख रहे हैं कि अभ्रक भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिनरल्स पाया जाता है, अभ्रक, ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये मुख्य रूप से इस खनिज को आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये जो बेल्ट है इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। और उसमें भी आपको बिहार में जो गया, गया का क्षेत्र और भागलपुर का क्षेत्र, गया और भागलपुर के क्षेत्र में अच्छा खासा बिहार का खनिज पाया जाता है। संभवतः गया में, बिहार में सबसे, किस जिला में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, तो गया में।
ठीक है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, और मुंगेर में भी, और झारखंड में गया, भागलपुर और मुंगेर, ये सब जो एरिया है वो अबरक का, माइका का काफी उत्पादन करता है। और झारखंड में हजारीबाग जानते हैं, है ना, हजारीबाग, झारखंड का हजारीबाग भी इस खनिज के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो माइका है, सबसे ज्यादा मिनरल्स के रूप में माइका है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में माइका सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। इसलिए यहाँ पर मोनोपोली है खनिज के, अभ्रक के किस खनिज में, तो इसका क्या आंसर हो गया आपको, अग्रक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए, पोल स्टार्ट होता है। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सर्वाधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति किन फसलों में, सब लोगों ने बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सर्वाधिक, तो ये सब तो क्वेश्चन नॉर्मली जानते हैं। और लगभग, चलिए, लगभग 85% लोगों ने सी मारा है, 9% लोगों ने ए किया है, बी 5% लोगों, और सबसे पहला वर्षा कुमारी ने आंसर दिया है। शेयर विथ तो इस तरह से वर्षा कुमारी, फिर महिमा, और ये राकेश तिवारी। तो ये आप देखते हैं हरित क्रांति का इतिहास, इसमें क्या बताना है, इसमें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में, जब हमारा देश काफी गरीब था और हम लोग खाद्यान्न फसलों के इंपोर्ट पर निर्भर करते थे, है ना, खाद्यान्न फसलों का हम लोग काफी इंपोर्ट करते थे, और अमेरिका से हमें गेहूं निर्यात करना पड़ता। ये वही दौर है, 1960 का दौर है, 1960 का, ठीक है ना। और जब हमारे के यहाँ 64 के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने या नेहरू जी बने, तो बहुत सारी चीजों को लेकर, है ना, जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और डॉक्टर स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति से कौन जुड़े हुए थे, डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। और इसमें हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जिस फसल, देखिए ये आपको गेहूं और चावल, ठीक है ना, गेहूं और चावल, तो 1960 की स्थिति में बहुत ज्यादा, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब जो बीज है, जो सीड्स है, वो काफी हाई टेक्नोलॉजी का रहा, वो प्रोडक्टिविटी काफी, उसके लिए पानी और खाद की जरूरत हुई, और इस तरह से प्रोडक्शन क्षमता हमारे भारत में बढ़ गया। और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर से अपनाया गया। भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर से कब अपनाया गया, भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर से कब अपनाया गया, है ना। गवर्नमेंट के पॉलिसी 60 से दशक से प्रयास करने जा रहा था, लेकिन जब 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, चाइना वार के बाद काफी डिप्रेशन में थे, और जब लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब हमारे जहाज, जब अमेरिका से गेहूं के लेकर, है ना, गेहूं के लिए जानते हो PL 480 एक गेहूं आता था अमेरिका से, तो जब हमारे जहाज वहां चलते थे, तब तक ब्लैकिंग के, ब्लैक मार्केट, मतलब हमें ब्लैक किया जाता था, तब तक हमें, मतलब जो क्या बोलते हैं, तब तक अमेरिका कहता था कि आप ये आप अपने क्या पॉलिसी चेंज करो, आप इन्वेस्टमेंट में इतना % छूट दो, और तब हमारा ये आपको गेहूं हम देंगे। और इस तरह से बार बार बेइज्जती होना पड़ता था। तभी लाल बहादुर शास्त्री ने सभी वैज्ञानिकों को बुलाया और उन्होंने नारा दिया, जय जवान और जय किसान, ठीक है ना, जय जवान जय किसान। और फिर भारत के उस वैज्ञानिकों का नेतृत्व डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया, कैबिनेट से बिल अप्रूवल हुआ, और 96-97 का दशक हमें हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। और इस तरह से खाद्य सुरक्षा, हमें इस क्रांति के द्वारा खाद्य सुरक्षा संभव हो पाया। और पारंपरिक बीजों के जगह पर HYVS हाई यील्ड जो बीज थे, इस तरह के टेक्नोलॉजी के बीजों का उपयोग, हाई यील्ड जो बीज थे, इस तरह के टेक्नोलॉजी के, है ना। और इंसेंटिव एग्रीकल्चर, एक और प्रोग्राम अपनाया गया इस समय, IADP, है ना, IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP, ठीक है ना। और ये 1966-67 से अपनाया गया था, ठीक है, 66-67 से। तो इस तरह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कृषि का विकास हो सके। बाकी हरित क्रांति में आप ये हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, उस पर हम स्पेशल क्लास में, एक भारत में, है ना, फर्स्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन है और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पॉसिबिलिटी है,
दोनों फर्स्ट में क्या क्या कमियां रहेगी, तो मैं ये याद दिला दीजिएगा, मैं इस पर स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा जिसपे हम, हाँ, हाई यील्ड सीड्स जो प्रोग्राम था, ठीक है ना, तो उस पर स्पेशल क्लास में हम लेकर आएंगे जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर समय काफी लिमिट रहता है, इसलिए हम लोग ज्यादा इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट इसके साथ साथ ही कि इस क्रांति से हमारे क्या पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब काफी लाभान्वित हुए, और इसका आंसर क्या था, गेहूं एवं चावल, ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, भारत में, चलिए शुरू हो गया क्वेश्चन, आप देख लीजिए। भारत शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? शेयर बाजार पर, सब शेयर बाजार जो चलता है ना हमारे के यहाँ, ठीक है ना, शेयर बाजार जो हमारे का स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और ये सब एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर बाजार पर किसके द्वारा रेगुलेशन जारी किया जा सकता है? इसमें सबसे अभी नंबर 1 चल रहे हैं राकेश तिवारी, और ओवर पॉल अभी तक देखिए महिमा सिंह 2 पर, राकेश तिवारी 1 पर, और सुमन सौरभ 3rd पर, और चित्रंजन फिर उसके बाद 3rd पर, नीरज वर्मा भी 3rd पर, पुष्पा राय भी 3rd पर, शिवरंजनी भी 3rd पर है, मोनिका गुप्ता भी 3rd पर है, कुमार संजीव भी 3rd पर, सब लोग 3rd पर हैं, ठीक है ना। तो सबका बहुत बहुत बढ़िया। और राकेश तिवारी है ना, अभी तो मैं इजी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और आज बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारे टफ क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये शेयर बाजार पर नियंत्रण, अब जैसे इसमें 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट पर है, चारों पॉइंट को डील करना रहता है। जब मैं अब अभी मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से, अब जो ये जैसे एमआरटीपी है, ये क्या है, फेरा क्या है, सेबी क्या है, ठीक है ना, BIFR। तो अभी चूंकि मैं डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसका एक रोड मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम टेस्ट पेपर को आपको नोट्स बनाते चलेंगे। तो उस पर से हम एक एक लेक्चर मतलब 30 सेकंड का या 60 सेकंड का एक ब्रीफ में। लेकिन आप जानिए सेबी के बारे में भी। तो इसका आंसर क्या था, डी, है ना, इसका आंसर डी था। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, वो रेगुलर, जैसे हमारे इरडा होता है ना, इरडा है, इस तरह से बहुत सारे आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं। तो जो भारत में शेयर बाजार में होता क्या है कि प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री भी होती है, प्रतिभूति सिक्योरिटीज। प्रतिभूति या सिक्योरिटीज क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट होते हैं, जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है, जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, उनको सिक्योरिटीज कहते हैं। तो इस तरह से कंपनियां आपस में शेयर खरीद फरोख्त करती हैं। कहीं वो कोई, अब एक ही व्यक्ति 2 तरह के कंपनी बना ले, तो इस तरह से शेयर बाजार पर कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में सबसे पहले सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। लेकिन ये पूरी तरह से रेगुलेट नहीं था, गवर्नमेंट के द्वारा पास नहीं था, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव नहीं था। तो जाकर फिर इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में, इसको 1992 में ये किया गया। और इस तरह से 1992 से इसका एक मतलब जो आज का जो स्वरूप है सेबी का, वो कब से शुरू हुआ? 1992 से। अब पहली बार 12 अप्रैल 1988 की इसको मतलब गठन किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में। सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेड क्वार्टर है ना, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी का जो हेड क्वार्टर है, सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में। इसके साथ साथ इसका कई रीजनल सेंटर हैं, कई रीजनल सेंटर हैं। तो सबसे पहले इसका मुंबई के बाद दिल्ली रख लीजिए, है ना, 4 महानगर ले लीजिए, मुंबई का दिल्ली, दिल्ली के बाद आप कोलकाता ले लीजिए, ठीक है ना, दिल्ली के बाद क्या ले लीजिए? कोलकाता ले लीजिए, कोलकाता के बाद आप मद्रास ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, ठीक है ना, और अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। इस तरह से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद इसके जो रीजनल सेंटर हैं। और हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में। इस तरह से 1 2 3 4 5 रीजनल सेंटर है, हेड क्वार्टर मुंबई में है।
और प्रतिभूति की जो खरीद फरोख्त होती है, शेयर बाजार सिक्योरिटीज की जो खरीद फरोख्त होती है, शेयर मार्केट जिस जिस कानून नियम से चलता है, उस कानून को रेगुलेट कौन करने वाली संस्था है, जिसका नाम है सेबी, जिसका नाम है सेबी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने का है नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? पोल हो गया। और इस तरह से आप देखिए क्या पोजीशन है। तो अभी चार, राकेश तिवारी जी फर्स्ट पर हैं, और शिवरंजनी बीपीएससी मेंस दी थी शिवरंजनी, और उसके बाद नीरज वर्मा है। शिवरंजनी इसमें बहुत कांग्रेचुलेशन राकेश जी, अभी आप लोग और शिवरंजनी आपको यहाँ पर लगातार शिवरंजनी का ये शायद दूसरा या तीसरा मेंस था ना? ठीक है, और दूसरा या तीसरा मेंस था शिवरंजनी का। तो हाँ, शिवरंजनी कौन सा मेंस था आपका? हाँ, शिवरंजनी का तीसरा मेंस था, और पता नहीं किस्मत कैसे खराब है कि अभी तीसरा मेंस में कुछ नंबर से, पिछले बार भी कुछ नंबर से शिवरंजनी का रह गया था, और इस बार भी कुछ नंबर से रह गया होगा। सर पोल में आंसर कैसे देंगे? पोल वहां आता है आपको? पोल वहां पर आता है, पोल में आंसर कैसे देंगे? तो आप क्लिक करिएगा, वहां पर नीचे क्लिक करिएगा तो आपको पोल आ जाएगा, एंड ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो पोल आ जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था, और वो करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज अबाउट रामकृष्ण मिशन। और विवेकानंद ने तो जानते हैं कि तहलका मचा दिए थे। विश्व धर्म संसद शिकागो में आयोजित हुआ था। विश्व धर्म संसद कब शिकागो में आयोजित हुआ था? तो विश्व धर्म संसद शिकागो में 1893 में आयोजित हुआ। देखिए, अगर एक आध दो फैक्ट कभी मुंह से गलत निकल जाए तो उसको ये मत लीजिएगा, ठीक है ना? देखो, फैक्ट किसी से भी गलत हो सकता है, इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ। तो है ना, रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था बताइए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ संस्था बताया था ना। 1853 में स्वामी विवेकानंद गए थे, और वहां पर उन्होंने भारत के, हाँ हाँ, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इसके संस्थापक तो दयानंद सरस्वती थे, और दयानंद सरस्वती बहुत ही काफी तार्किक व्यक्ति थे, और भारत समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और शिकागो में गए थे। शिकागो कहाँ है? शिकागो अमेरिका में है। और ठीक अमेरिका में आप जानते हैं कि 5 विश्व की महान झीलें हैं। ये आपको ग्रेट सुपीरियर, और इसके नीचे है आपको मिशिगन। और अमेरिका में विश्व की 5 महान झीलें, ये आपका हिरॉन, और ये आपका इरी है। और अमेरिका के एक झील है ओंटारियो। एक झील क्या है? ओंटारियो। बफरिंग हो रहा है, सबका बफरिंग हो रहा है। हाँ, वो तो 1875, आज समय तो 1875 में हुआ था। ऑडियो नॉट क्लियर सर, फिर से उसको रिफ्रेश करके फिर से चालू करिए। इको हो रहा है, नहीं, फिर से चालू करिए, फिर से। काफी नेट। चलिए, आगे आपको, आगे आप ठीक है? अभी बफरिंग हो रहा है? ठीक है, अभी बफरिंग हो रहा है कि अब ठीक हो गया? गुड इवनिंग। तो इस तरह से, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं, सॉरी, मैं बता रहा था, यहाँ पर मैं बता रहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर विश्व की शिकागो, शिकागो में दिया था। तो हमने बताया था कि ये आपकी, ये सुपीरियर झील है, अमेरिका और कनाडा, ये आपको मिशिगन है, और इसके बाद ह्यूरॉन झील है, और ये आपकी क्या है? इरी है, और इस तरह से ओंटारियो झील है।
ठीक है ना। और इसको अमेरिका में, ये विश्व की 5 महान झीलें हैं। और ये आपका क्या था, मिशिगन। ये कौन सी झील थी, मिशिगन। और मिशिगन झील जो लेक है, मिशिगन जो लेक है ना, मिशिगन ये लेक है, ये सुपीरियर झील है। ये कौन सी झील है, सुपीरियर। और ये क्या है, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन, ठीक है। और ये आपका इरी है, पश्चिम से पूरब चल रहे हैं। और ये आपको क्या, ओंटारियो है। और ये आपको मिशिगन है, ठीक है ना। और इस मिशिगन झील के ठीक जस्ट नीचे इसके कॉर्नर पर देखो, ये आप कभी कुछ मान लो कि ये विवेकानंद से जुड़ा हो और जाइएगा, मतलब जाइएगा कि अभी जाना बहुत मुश्किल है। तो ओबियस स्टेडियम, तो ये आपका जो शिकागो है ना, इसी मिशिगन झील के नीचे है। इसी मिशिगन झील के ठीक नीचे है शिकागो, ठीक है ना। और ये मांस उद्योग का, वर्ल्ड विश्व में जो मांस उद्योग, मांस प्रसंस्करण है ना, जो मतलब उसको रिफाइन, मतलब जो मीट उट का होता है, ये मांस उद्योग के लिए बहुत जाना जाता है। मांस उद्योग के लिए बहुत जाता है। लोहे का उत्पादन इसके आसपास भी काफी होता है। ये पांचों महान झील है ना, तो ऊपर में कनाडा देश है, ऊपर में कौन सा है, कनाडा। और नीचे में आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। और मैंने बताया था कि ये जो झीलें हैं वो बाउंड्री बनाती हैं कनाडा और यूएस की। तो ये सारी झीलें बाउंड्री बनाती है। कौन से झील बाउंड्री नहीं बना रहा, मिशिगन। ये देखो मिशिगन नीचे है, बाकी सब नॉर्थ साउथ, बाकी सब डिवाइड हो रहा है। तो ये सुपीरियर है, ये अगर मिशिगन। हाँ, तो यहाँ पर जो शिकागो है ना, यहाँ पर विवेकानंद के नाम पर, यहाँ पर विवेकानंद स्क्वायर है। विवेकानंद, यहाँ पर आज भी विवेकानंद स्क्वायर है, मतलब विवेकानंद चौराहा। विवेकानंद चौराहा है, ठीक है ना। तो आज भी यहाँ पे विवेकानंद चौराहा है। और यहीं पर 1893 में विवेकानंद गए थे और धर्म संसद में भाग लिए थे। और उसी समय उन्होंने रामकृष्ण मिशन के आने के बाद फिर रामकृष्ण मिशन की उन्होंने 1897 में इसकी स्थापना की थी। और भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा सामाजिक, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म का प्लेटफॉर्म था। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है अभी आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर। संघीय व्यवस्था को फेडरल स्ट्रक्चर अंग्रेजी में बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत लोग का आंसर गलत हो रहा है इसमें, क्या बात है भाई। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में शिवरंजनी, इसके साथ ही अभी नंबर 1 पर शिवरंजनी है। और ठीक है, और दीप्ति, और आपको डायमंड नंबर 2 पर, दीप्ति वर्मा नंबर 3 पर, ठीक है ना। अभी सब लोगों ने 5 में 5 आंसर किए हैं। और बाकी नीचे लोग हैं 5 में 5, सब लोग फर्स्ट रैंक पे ही हैं। पूजा, रजनी शर्मा, सुनील कुमार, वर्षा, यहाँ तक 7th रैंक तक सब लोग का स्कोर इक्वल है। फिर राकेश तिवारी, राकेश जी आपका कैसे गलती होगा, नीरज वर्मा कैसे, नीरज तुम्हारा कैसे गलती हुआ, पुष्पा राय, राकेश तिवारी आपका कैसे गलत हो गया, नीरज वर्मा आपका कैसे गलत हुआ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी समझिए कि फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जहां फैक्ट देखते हैं तो आप लोग सेट मारे रहते हैं, तो आप लोग का गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है टर्मिनोलॉजी में फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर, तो 2 तरह का देश होता है, ठीक है ना। फेडरल स्ट्रक्चर जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, कनाडा और भारत। संघीय व्यवस्था क्या होता है, फेडरल मतलब संघ बनाना। अब देखो, संघ बनाना मतलब क्या हुआ, है ना। संघ बनाना मतलब कई लोग मिल के ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, आप, हम, उसी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब लोग मिल के बनाएंगे। तो अब मिल के बनाएंगे तो सबका काम भी बटेगा। एक काम बटेगा तो अगर अपने मन से इनको दे देंगे लो, तो अब मान लो जैसे आपने कहा संसद, तो संसद केंद्र का होता है और राज्य का विधानसभा होता है। तो जो संसद तो अपने केंद्र के हित के लिए बात करेगी, तो सारा विधानसभा वाला काम कहेगी नहीं नहीं हम ही कर लेंगे।
तो फिर तो ना इंसाफी हुई ना। तो जिस तरह से जहां पर भी काम का बंटवारा हो, देखो शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसके लिए अगर हम कहेंगे संसद, तो संसद तो खाली केंद्र वाला अपना अधिकार रख लेगी, तो राज्य बेचारा कहाँ जाएगा। तो इस तरह से जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर हो, जहां भी संघीय व्यवस्था, अब संघीय व्यवस्था काफी कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। अब इसके लिए भी कभी आप लोग को, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी भी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनके उनके लिए भी मुझे पढ़ाना है। लेकिन जो ले पाते हैं वो आप अपना टाइम वेस्ट करिएगा, टाइम बहुत वेस्ट करिएगा। बहुत लोग हमसे कांटेक्ट किए, फोन किए, बहुत लोगों ने फोन करके सर पूछा, डिटेल लिया, तो आपको समय वेस्ट नहीं करना। ये कभी मत समझिए कि मुझे पैसा दीजिएगा, मुझे तो अन अकेडमी पे पेमेंट मिलता है ना। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप, तो ये देखिए फेडरल स्ट्रक्चर। अब मैं क्वेश्चन जब एनालिसिस करूंगा तो एक तरह से टॉपिक क्लियर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसका शुरुआत होता है फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका से, ठीक है ना। ये देखो आपका जो अमेरिका है ना, विश्व में पहली बार संघीय ढांचा की सरकार अमेरिका में बनी थी, ठीक है ना, विश्व में पहली बार। अभी देखो हम ज्यादा डिस्कशन के मूड में नहीं है, क्योंकि डिस्कशन लायक क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो जब ये अमेरिका में बना था, हल्का से 1 मिनट में समझ लो केवल, ये आपको अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, ये आपका कनाडा हो गया और ये आपका अमेरिका हो गया, ठीक है ना। तो जो ये फ्लोरिडा हो गया, इस तरह से जो ये अमेरिका महादेश जब बना था, ठीक है, ये अमेरिका जब महादेश बना था ना यहाँ पर, तो ये अमेरिका आपका है मैक्सिको, ठीक है ना। और ये मैक्सिको है, और इसमें बताए थे कि अमेरिका में ये आपको ऊपर में कनाडा है, नीचे में यूनाइटेड स्टेट, और यहीं पर सुपीरियर झील है, यहाँ पर मिशिगन है, और ह्यूरॉन है, इरी है, ऑन्टोरियो, 5 महान झीलें बताया था, ठीक है ना। तो अमेरिका में क्या, अमेरिका का कोई देश ही नहीं था, और यहाँ पर बहुत सारे यूरोप से, कुछ स्पेन से लोग आए थे, कुछ पुर्तगाल से, कुछ फ्रांस से, कुछ जर्मनी से माइग्रेट होकर लोग आए थे। और ओरिजिनल जो अमेरिकन है ना, वो, और ये लोग माइग्रेट होके आए, कहाँ से, यूरोप से, अधिकतर ब्रिटेन से ये लोग माइग्रेट होके आए, कुछ लोग माइग्रेट होकर कनाडा में गए, और इस तरह से यहीं 200-300 साल रह गए, इसलिए ये यहाँ के मूल बासिंदे हो गए, ये यहाँ के क्या हो गए, ओरिजिनल जो माइग्रेट होके आए थे, जो जो यूरोप से लोग आए और यहाँ पर रहने लगे, 100 साल बाद, 150 साल बाद क्या हो गए, ये अपना इसी देश में, इसी देश के बासिंदे हो गए। और इस तरह से अनेक देशों से आए थे लोग, और कुल मिलाकर 13 उपनिवेश बने, 13 देशों से लोग आए और अपना अलग अलग कब्जा कर लिया, अलग भाषा अलग। तो जब, और ऊपर से इस पर शासन किसका रहता था, तो शासन ऊपर से ब्रिटेन का रहता था। आए थे कई देश से, लेकिन ये जो कोस्टल एरिया था ना, सब पर ब्रिटेन का शासन था, और ब्रिटेन के कानून चलता था। तो ये बाकी लोग, ये भी यूरोपीय थे, ये भी यूरोपीय थे। और तो हुआ क्या कि जब जब ब्रिटेन यहाँ पर था, तो 100-200 साल बाद तो एक लोग मूल निवासी एक तरह से हो गए। तब इनको लगने लगा कि ब्रिटेन हमारे ऊपर क्यों कानून करेगा, हम भी यूरोप के लोग हैं। तब इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन, वाशिंगटन डीसी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को छेड़ दिया और ब्रिटेन को भगा दिया। अब जब ब्रिटेन को भगा दिया, तो बच गया अमेरिका। ब्रिटेन को जब भगा दिया, अब ब्रिटेन का कोई भी मतलब यहाँ अमेरिका से नहीं रह गया। तो यहाँ जो 13 उपनिवेश थे ना, 13 तरह के लोग थे, 13 तरह की भाषा, 13 तरह की लिपि, है ना। एक मान के चलो कि मतलब जो ग्रुप बचा था ना, वो 13 राज्यों का ग्रुप बचा। कितने राज्यों का बचा, 13 राज्यों का। इस तरह से 13 राज्यों का ग्रुप बना, है ना। आपको न्यूयॉर्क भी प्रांत था, फ्लोरिडा भी प्रांत था, और इस तरह से बहुत सारे 13 राज्य। अब 13 राज्य की भाषा अलग थी, इनकी लिपि अलग थी। अब ये कोई सरकार ही नहीं था, ब्रिटेन चल गया तो कोई एक देश तो था नहीं। तो इन 13 लोगों ने पहली बार अमेरिका में मिलकर संविधान लिखा और एक संस्था का बनाया, कहा कि केंद्र सरकार, और कहा कि बस केंद्र सरकार का काम इतना ही रहेगा कि देश में सेना का भार देखेगा, विदेश नीति देखेगा, है ना, बैंकिंग को देखेगा, सेना देखे बस। अब बाकी अंदर राज्य में केंद्र सरकार कोई भी दखल नहीं देगा। राज्य के अंदर मतलब अगर टेक्सास प्रांत है, अगर मान लीजिए कि ये टेक्सास प्रांत है, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे हमारे क्या है ना कि बिहार को तोड़ के झारखंड बना देगा, अमेरिका में राज्य को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब संविधान की इन लोगों ने किताबें लिखी, है ना, तो उन्होंने कहा कि शक्ति का बंटवारा, बोला कि देखो ये जो अधिकार है वो राज्य का रहेगा, और भाई ये आपका रहेगा केंद्र का। तो फिर इसको लिखना पड़ेगा ना। तो उस लिखा गया, जिस बुक में लिखा गया, उस बुक को कहा गया संविधान। उस बुक को क्या कहा गया, संविधान। उस बुक को कहा गया संविधान। इसलिए संघीय व्यवस्था की विशेषता है कि उस देश में संविधान की सर्वोच्चता होती है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए आप लोग। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, संविधान। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें सब चीज डिटेल करेंगे ही, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कभी आप लोग सेट में क्या मारिएगा, तो कभी आप लोग सेट में मारिएगा, मैं जानता हूँ अलग अलग जगह पर अलग अलग, कभी कोई राष्ट्रपति मारेगा, कोई संसद मारेगा, कोई संविधान मारेगा, कोई प्रधानमंत्री। ये कंसेप्ट है,
है ना, क्योंकि संसद तो अपना बात करेगा ना, राज्य का बात करेगा, तो शक्ति का बंटवारा कैसे होगा? संसद कहेगा ना हम कोई अधिकार नहीं देंगे तब। तो इसलिए मिलजुल कर जो व्यवस्था होती है उसी को बोलते हैं संघीय फेडरल, संघीय फेडरल, ठीक है ना। जैसे आप मोहल्ले में कोई कमेटी बनाते हैं तो किसी एक आदमी का चलता है नहीं, तो सारे बहुत सारे आदमी का चलता है। तो जब बहुत सारे आदमी का चलेगा तो उनका काम लिखना पड़ेगा ना, और वही लिखी हुई पुस्तक को क्या बोलते हैं? संविधान। सबको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ आपको? बबलू जी क्लियर हुआ? संदीप, सब लोग ठीक है? जो नए स्टूडेंट हैं, जो उनका जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, चलिए जो मुझसे नहीं पढ़े हैं उनको ज़्यादा मुझे हेल्प करना है क्योंकि आप लोग पढ़े। चलिए इसमें से अभी जितने लोग हैं जो क्लास देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कभी भी मुझसे नहीं पढ़े हों, अनअकैडमी पर पहली बार जो आए हैं, वो अपने बाकी लोग नहीं, सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़े हैं, है ना, जो लोग नहीं पढ़े हैं और पहली बार मेरा क्लास कर रहे हैं, वो वाई लिखेंगे। जो लोग ज्ञान जीएस में नहीं पढ़े हैं और पहली बार क्लास कर रहे हैं, वो अपने के यहाँ वाई लिखेंगे। जो लोग मुझसे नहीं कहीं पढ़े हैं, चांद गुप्ता जी नहीं पढ़े हैं, डायमंड नहीं पढ़े, आप नेहा प्रिया भी नहीं पढ़ी, हर्ष ठीक, अर्जुन भी नहीं पढ़े, प्रीति, ब्यूटी कुमारी, मेघा गुप्ता तो पढ़ी है शायद, राकेश, गौतम कुमार ठीक, ज्योति, ब्यूटी, इंद्रेश, सन्नी, सोनू कुमार, मालाकर, है ना, सुषमा सिंह, महिम, महिमा कुशवाहा, इतने लोग हमसे नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? जो भी स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा है? जो भी ब्यूटी, विकास, यूजर, महिमा, आप लोग को समझ में आ रहा है? पढ़े हैं तो उनको तो समझ में आएगा ही। बाकी बाकी लोग, रूपा कुमारी तो पढ़ी है भाई, समोद भी हैं, ब्यूटी भी हैं, अर्जुन ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैं डिटेल कर दिया, इसलिए मैं एक नया ट्रेंड लेकर आऊँ कि देखो, आप समझिए कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसी से आपको मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन के साथ मैं 10 फैक्ट लेके आ रहा हूँ, और 1000 क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूँ उसके साथ 10 फैक्ट बताऊंगा विथ कंसेप्ट, तो 10,000 जीएस के पॉइंट को मैं लेकर ये करने जा रहा हूँ 1 महीना के अंदर, ठीक है ना। फिर आपका क्वेश्चन मेरे साथ बनाते हैं, फिर जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन टॉप करते हैं। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? अब जहां क्वेश्चन को डिटेल करना रहेगा वही मैं करूंगा। तो जिनका भी गलत हो रहा है वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि आज ही क्लास में अपने किताब लुसेंट ट्यूशन निकाल कर जितने भी क्रांतियां हुई हैं एग्रीकल्चर को लेकर वो कर लेंगे। गुलाबी क्रांति, तो इस तरह से आपका पोल खत्म हुआ और इस तरह से ए आंसर है गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, सॉरी क्या हुआ, गुलाबी क्रांति का ऑप्शन ए है, ठीक है। और इस तरह से शिवरंजनी फिर नंबर 1 है। हाँ तो 3 बार मेंस भी दे चुकी हैं, आपके बीच में जो क्लास कर रही हैं शिवरंजनी, वो 3 टाइम्स मेंस उन्होंने लिखा है और इन्हीं की दोस्त हैं। और बाकी भी लोग सब हैं, वर्षा, सब लोग फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन है बता रहे हैं। शिवरंजनी भी फर्स्ट है, पूजा भी है फर्स्ट पर, डायमंड भी फर्स्ट पर है अभी, जिनका जिनका 6-6 आया है तो ज्वाइंटली हो जाएंगे। दीपा भी होंगे, विशाल भी हैं, पुष्पा राय, पुष्पा सॉरी पुष्प, उसके बाद पुष्पा राय, चित्रंजन, ये सब सेकंड पे आ गए, ठीक है ना। और भी शिवरंजनी, शिवरंजनी की ही दोस्त जो कल थी नेहा थी, स्नेहा, शिवरंजनी की ही दोस्त जो थी आपको कल स्नेहा थी, आज नहीं है, मैं उनको लिंक नहीं भेज पाया, नहीं तो वरना वो रहती, और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं। तो स्नेहा हैं जो शिवरंजनी की दोस्त है, ये लोग एक साथ ग्रुपिंग करते थे और इस तरह से स्नेहा ने इंटरव्यू जो कल में थी, ठीक है शिवरंजनी। और नहीं हुआ तो इस बार अगले बार दीजिएगा 66वीं में, और इस बार बढ़िया से रणनीति बनाइएगा, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाए। तो इसका आप लोग सबको जानते हैं क्या, कौन सी है? तो गुलाबी क्रांति क्या है? झींगा उत्पादन से। किससे है? झींगा उत्पादन से, ठीक है ना। झींगा मछली होती है, ठीक है ना, उससे आपको झींगा से होता है, यानी कि गुलाब से मत मारिएगा, कुछ लोग गुलाब देखे होंगे मार दिए होंगे। तो जितने भी लुसेंट में आज आप काम करिएगा, आपको एक होमवर्क देते हैं, इसके साथ में रोज होमवर्क, मतलब आप साइड में लिख लेंगे लुसेंट से, जिनका याद है ठीक है, जितने लोगों का मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ चलोगे तो आपको एक एक चीज आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेगा, अब आपको मैं लुसेंट से दे दिया कि आप जितना भी एग्रीकल्चर को लेकर जितना भी रिवोल्यूशन हुआ है,
नीली क्रांति, पीली क्रांति, है ना, फ्लोरिकल्चर, जितने भी हुए हैं, आज आपका होमवर्क रहा कि आप जितना भी, बस एक पेज का है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। झींगा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें ज्यादा डिबेट करना नहीं है हमें, मुझे। सैनिक कीट किस फसल का कीट है? तो स्टार्ट हम कर रहे हैं पोल। तो सैनिक, तो पोल आप में आइए, सैनिक कीट, देखते हैं इसको कितने लोग, मक्का है, अरहर है, धान है, गेहूं है और करोना है। ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम ही रखा गया सैनिक। और कमेंट बॉक्स में नहीं कोई लिखेंगे, अगर पोल आ नहीं रहा है क्या आप लोग को? पोल में सब लोग पोल में लिखेंगे, और जो लोग लिख रहे हैं उधर ध्यान मत दीजिए आप लोग। एक रिक्वेस्ट है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लिख दिए तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन नहीं है। और फिर इस बार 7th रैंक पर आ गई, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, सैनिक किट किस फसल का है? तो ये धान का है। क्या ये अभी सैनिक कीट धान का है, और इस तरह से ये आपका इसका आंसर होगा धान, ठीक है ना। ये इंसेक्ट है जिसका नाम रखा गया, धान की फसल को ये बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, आप लोग का ये नहीं आ रहा है क्या? जो भी यूजर, आप लोग पोल में दीजिएगा, पोल में क्लिक करिएगा ना, वहां पर नीचे आते रहते हैं ABCD, वहां पर। तो दीप्ति वर्मा, एट, दीप्ति, कौन कौन लोग हैं देखिए, पुष्प, दीप्ति वर्मा है इस बार फर्स्ट, विशाल सेकंड, और सुरजनी थर्ड पर आ गई हैं। एक क्वेश्चन का गलत हो गया है। और पुष्पा राय, उसके साथ 7 अर्जुन कुमार, ये सब 7 सेकंड पोजीशन पर हैं। डायमंड, पूजा दांगी पिछले में फर्स्ट पर आ गई थी। पूजा दांगी इसके पहले जो पोल हुआ था उसमें आपका पूरा सही था, और फर्स्ट पर थी इसके पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन इस बार सेकंड में आ गई। चलिए, इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंग्रोव वनस्पति जो है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैंग्रोव वनस्पति। एक्चुअली लवणी भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मिट्टी पूछा है तो इसके लिए आपको सैलिनिटी तो वहां रहता ही है, लेकिन दलदली मृदा, क्योंकि वहां से ये पानी में ये ऊपर से मैंग्रोव, क्या होता है कि जो बीज होते हैं ना, वो पेड़ में ही, यहाँ पर बीज पहले ही तैयार हो जाते हैं, और उसका डायरेक्ट गिरते हैं। बीज पहले, बीज को इनको मिट्टी में रोपा नहीं जाता, बल्कि ये तने, जब पेड़ों में ही इनके बीज पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, और यहीं पर, और उसके बाद नीचे जब भारी होते हैं यहाँ पे गिर के वो लग जाते हैं, क्योंकि पूरा ये समुद्री एरिया किनारे रहता है, इसलिए इनके लिए काली मिट्टी तो है नहीं, कपास का कपासी मिट्टी, काली मिट्टी में कपासी होता है। लेटराइट मिट्टी भी नहीं होगा, लेटराइट मिट्टी में कमी होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, सब मैग्नीशियम, है ना, नाइट्रोजन की लेटराइट मिट्टी में कमी होती है। लेटराइजेशन आपको बताया है, इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा विश्व में इक्वेटर लाइन पर लेटराइट सॉइल पाया जाता है। और इस तरह से मैंग्रोव वनस्पति हमारे यहाँ, ये समुद्र से जो तरंगे आती हैं, वेव आती हैं, तो जो स्थल के किनारे ये दलदली भागों में मैंग्रोव फॉरेस्ट रहते हैं, तो समुद्री तरंगों को, जो सी वेव होते हैं ना, उससे ओरिजिन, स्थल भाग को, मिट्टी को गलने से, मतलब, और उसके मतलब घुल घुल के सागर मिलने से बचाते हैं। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति के रूप में और इकोलॉजी के लिए मैंग्रोव वनस्पति काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक मतलब जितनी समुद्र की ये चीजें आती हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये समुद्र के किनारे रहने पर, ये जो जो इनका क्षरण होता है ना, लैंड का, जमीन का, उसको ये मैंग्रोव वनस्पति बनाते हैं, ठीक है ना। और ये पर्यावरण संतुलन का बहुत काम करते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे इतने बंदरगाह और इतने जहाज रह रहे हैं आजकल कि पूरा उसका जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, और मैंग्रोव वनस्पति घट रही है। लेकिन भारत में जो भी फॉरेस्ट सर्वे आया था, उसमें मैंग्रोव वनस्पति हमारा बढ़ा है। हमारे देश में इस बार फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार हमारे देश के अंदर मैंग्रोव वनस्पति में क्या कमी आई है कि वृद्धि आई है? तो इस बार का जो फॉरेस्ट सर्वे था उसके अनुसार मैंग्रोव वनस्पति में भारत में वृद्धि हुई है, कुछ किलोमीटर एरिया में ये बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पोल स्टार्ट है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस। तो दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, लुसेंट में डेट याद करिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें कुछ दिखाने का नहीं है। अ, चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। शिपू कुमार 5 जून मत लिखिए शिपू। कमेंट बॉक्स में पूजा कुमारी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगी। और इस तरह से आपको, चलिए आगे। दीप्ति वर्मा फिर भी बनी हुई है फर्स्ट रैंक पर। कोई बात नहीं, एक आध बार लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़े कुछ है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो लिख भी दिए तो सॉरी नहीं बोलना है, इतना चलेगा हम लोग के बीच में। ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस आपका है ना, उतना आप लोग कभी कभी कुछ हो जाए तो इतना ध्यान नहीं देना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ठीक है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 जून को और याद रखिएगा। और मैं एक होमवर्क कल पूछूंगा, 5 जून को और क्या मनाया जाता है, आप कल बताएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं आता हूं। चलिए, इसका क्वेश्चन बताइए। चलो, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। पोल स्टार्ट हुआ और पोल बॉक्स में आप लोग प्लीज डियर स्टूडेंट उसमें लिखिएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मौर्य काल में सीता कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। कोई बात नहीं रिया, नहीं चल रहा है फिर से कर लेना। अच्छा देवी हैं आप। सीता देवी नहीं है डायमंड जी। पोल गलत है, क्या हुआ? अच्छा, इसमें पोल गलत है, हाँ सही बोले। हाँ हाँ, सीता का मैं बता रहा हूँ। पोल में ही सीट सीट डाले थे ना। ठीक है, कहाँ चला गया पोल? गलती से पोल में ए चला गया था, तो आपको गलती से वो क्लिक करने में थोड़ा सा हिल गया था। तो सीता क्या है मौर्य काल में, सबका देख लीजिएगा। मौर्य काल में जो सीता भूमि है ना, मैं बता देता हूँ डिटेल, उसके लिए चिंता मत करिएगा। मौर्य काल में जो सीता भूमि है वो क्या है, न देवी भी नहीं है और न एक धार की, ये गलती से पकड़ा गया था, एक देवी लिखा गया था। अगर डायरेक्ट रहता सीता क्या है तब भले हो सकता था। धार्मिक संप्रदाय भी नहीं है और ऊसर भूमि भी नहीं है, ठीक है ना। राजकीय भूमि को सीता बोलते थे, सरकारी भूमि को क्या बोलते थे? सीता। मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या बोलते थे? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बोलते थे, या राजकीय भूमि को भी आपको सीता बोलते थे। तो ये जिसका जिसका सी आंसर है वो है ना, ये उनका सही है। और तो राजकीय भूमि से प्राप्त है। मौर्य काल में सीता क्या था? राजकीय, है ना। जनरली मौर्य काल में जो टैक्स होता था, जो टैक्स होता था उसको भाग कहते थे, ठीक है ना। मौर्य काल में टैक्स क्या होता था? उसको भाग कहते थे, ठीक है ना। मौर्य काल में टैक्स को क्या बोलते थे? भाग। और टैक्स कलेक्शन करने वाला जो एक अधिकारी होता था वो भाग दधु होता था। भाग दधु होता था, भाग दधु होता था, ठीक है ना। टैक्स, लेकिन ये जो टैक्स है वो किससे है? जो सरकार की अपनी भूमि होती थी, ठीक है ना, वो उसको सीता कहते थे। और भाग जो होता था वो सीता भूमि से भाग नहीं लिया जाता था, क्यों? ये आम जनता से लिया जाने वाला टैक्स था। क्लियर है? तो सबका सी था, है ना। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते हैं। कितने लोगों ने सी मारा था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितने लोग सी मारे थे अपने कमेंट के आगे सी लिखे। ठीक है, चलो सब लोगों ने सी लिखा था। और इस तरह से मौर्य काल में टैक्स बहुत ही विस्तृत पैमाना था, ठीक है ना, बहुत सारे टैक्स सेक्शन थे, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मंत्र, चलिए पोल स्टार्ट हो रहा है। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ठीक है,
इस तरह से लगभग 64% लोगों ने, है ना, सही आंसर दिया। दीप्ति वर्मा इसके साथ फर्स्ट पर हैं, सुनील जी भी है और विशाल भी है, सब है ना। दीप्ति वर्मा अभी 11 में 11 चल रहा है, नीतू है 11 में 10, रेणुका जी हैं 11 में 10, पुष्पा राय 11 में 9, और इसके बाद अर्जुन जी हैं 11 में 9, शिवरजनी है 11 में 9, डायमंड है 11 में 9, पूजा दांगे हैं 11 में 9। तो इस तरह से मौर्य काल में क्या क्वेश्चन जो हमारा था, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चंस जो थे उसमें समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, है ना। मौर्य मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व रेवेन्यू, देखिए आज भी समझ लीजिए, आज भी जो रेवेन्यू इकट्ठा भारत में, ये सोचिए कि मौर्य काल है ना 322 ईसा पूर्व से शुरू होता है, 322 ईसा पूर्व, उसके बाद 1 ईस्वी तक तो यही हो गया, 1 ईस्वी तक, अब 1 ईस्वी हो गया, 1 ईस्वी से 2020 तक, मतलब कब का मौर्य काल है, 2300 साल पुराना है। मौर्य काल कब का है, 2300 साल पुराना है। और उस समय भी टैक्स कलेक्शन करने का जो मेन अधिकारी होता था, समाहर्ता होता था। और आज वर्तमान में जो टैक्स वसूलने का अधिकारी कौन होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। और डीएम को पूरा नाम हिंदी में क्या है, समाहर्ता, समाहर्ता। आज भी जो डीएम का काम है ना, वो टैक्स कलेक्टर, डीसी कहा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम को डीएम भी नाम है और डीसी भी नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट, है ना, कलेक्टर। तो कलेक्टर कलेक्ट करने वाला, अंग्रेजों के टाइम में जो डीएम होते थे उनका मेन काम रेवेन्यू कलेक्शन ही होता था, ठीक है ना। और इस तरह से इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हिंदी हो गया समाहर्ता। और आज भी डीएम को क्या कहता है, समाहर्ता, है ना, डीएम को क्या कहते हैं, समाहर्ता। और इसलिए समाहर्ता से जहां डीएम बैठता है उसका क्या नाम है, समाहरणालय, क्या नाम है, समाहरणालय। तो आज भी डीएम का ये चीज, ये वर्ड यहाँ से शुरू हुआ 2300 साल पहले, और वो वर्ड आज भी एज इट इज चल रहा है, समाहर्ता। और डिस्ट्रिक्ट जो डीएम का जो ऑफिस होता है उसको संभाल, और इसीलिए एडीएम को उप समाहर्ता हम बोलते हैं, एडीएम को क्या बोलते हैं, उप समाहर्ता। तो उस समय भी टैक्स कलेक्शन करने का इनका काम था, और आज भी डीएम का जो काम है वो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू का ही काम है, रेवेन्यू कलेक्शन का, और एसपी का प्रशासन का। और प्रतिष्ठा होता था, ये जस्टिस होता था, न्यायाधीश है। प्रतिष्ठा क्या होता था, न्यायाधीश। अंतपाल जो महल वहल दुर्ग का रक्षा करता था, है ना। इस तरह से प्रतिष्ठा न्यायाधीश होता था। अब व्यवहारिक किसको होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन में व्यवहारिक, व्यवहारिक और प्रतिष्ठा दोनों न्यायाधीश होते थे, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ सबको। तो एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। चलिए, तो कौन सा मौर्ययुगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी होता था, माप तौल जो होता था उसका कौन सा, इसमें से जो ऑफिसर होता था वो माप तौल की चीजों को देखता था, कौन सा ऑफिसर। सर क्लास तो 4 बजे था ना सर, कल नहीं थे क्या रिजवान, इसका मतलब कल क्लास में आप, कल क्लास में रिजवान नहीं थे आप। तो इस तरह से आपको, हाँ चलिए, फिर दीप्ति वर्मा है। अब आगे क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो फर्स्ट पर है वो दीप्ति अभी भी। तो मौर्य मौर्य युगीन में, मौर्य निम्नलिखित मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का, मापतौल का अधिकारी, देखिए याद रखिएगा, पौतवाध्यक्ष है, कौन सा है, पौतवाध्यक्ष। सीताध्यक्ष समझ गए, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का जो देख कर करता था सीताध्यक्ष। और ये हो गया माप तौल का, ठीक है ना, ये क्या हो गया, माप। पन्याध्यक्ष हो गया व्यापार वाणिज्य का, पन्याध्यक्ष क्या हो गया, व्यापार वाणिज्य का, ठीक है ना। और एक सुनाध्यक्ष है। तो इस तरह से माप तौल का अधिकारी कौन होता था, माप तौल, मेजरमेंट का पौतवा अध्यक्ष। और पन्याध्यक्ष व्यापार का। इसी तरह से 26 विभागाध्यक्ष की चर्चा है, 26 विभागाध्यक्ष की चर्चा है। अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्ष की चर्चा है, 26 विभागाध्यक्ष की चर्चा है, जिसमें ये विभागाध्यक्ष हैं। और 18 तीर्थ की चर्चा है, ये ऑफिसर होते थे, ठीक है ना। तो तीर्थ के नीचे ही विभागाध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो इस तरह से पौतवाद मापतौल विभाग इनका था। नेक्स्ट में आइए।
चलिए, पंकदोक सन्निरोधे, संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत यूज करिएगा, संस्कृत यूज करिएगा तो समझ में आ जाएगा। पंकज मतलब क्या होता है जानते हैं आप? पंक मतलब क्या होता है? मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ भाई, निराला सर मैथ पढ़ाते हैं, निराला सर। और निराला सर का क्लास है 5 बजे से, 5 से ना, हाँ, 5 बजे से 5:15 से है निराला सर। निराला सर का क्लास कितने बजे है आप इसमें लिख देंगे आज निराला सर का। और इस तरह से दीप्ति वर्मा फिर फर्स्ट हैं। और इस तरह से आपको ये स्कोर बोर्ड है आपका। सुनील कुमार, दीप्ति वर्मा, विशाल, दीप्ति वर्मा 13 में 13, बाकी लोग 12 में 12 हैं। वेरी गुड दीप्ति, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लगातार बनी हुई हैं। और इस तरह शिवरंजनी भी हैं 6ठे रैंक पर, 10-13, और 5:15 में है मैथ का। बहुत अच्छे टीचर हैं मनीष सर, उनका आप क्लास, इसीलिए हम लोग गैप दिए हैं कि लगातार क्लास देखने में दिक्कत होता है। देखो, पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। अगर आप मैंने हिंट दिया था, पंक मतलब कीचड़ होता है, ठीक है ना, पंक मतलब कीचड़ होता है। कितने लोगों का सही हुआ था आंसर? ये वाई लिखेगा, जितने लोगों का सही हुआ था वो अपने आगे वाई लिखेंगे। वेलकम दीप्ति वर्मा, मनीष कुमार, अच्छा, वेरी गुड। और वेरी गुड। तो पंक मतलब कीचड़ होता है। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, है ना, जो जुर्माना लिया जाता था, ये सोचो कि यही चीज आज भी करना है कोरोना टाइम में ना। ठीक है, आज भी सड़क पर लोग, आज भी देखिए तो शहरों में ये आज ये टैक्स इम्पोज कर देना चाहिए, ठीक है ना। पंकद, पंकद मतलब सड़क पर, पंकद, पंकदकस निरोधे, इसको रोकने के लिए, सड़क पर कीचड़ रोकने के लिए जुर्माना लिया था। तो ये जल्दी क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं मिला था। ये इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में अगर आ जाए, और अगर आपका निगेटिव मार्किंग हो, अगर आपका निगेटिव मार्किंग हो, तो इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो कौन सा, ये कितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग बना पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल में, मौर्य काल में शिक्षा का, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है। मौर्य काल में सब लोग, मनीष, पूर्णिया, कविता, सब लोग दे दिए। सोनम भी है, मनीषा, ऋतुराज, सब लोग बहुत जल्दी दिए हैं, 9 सेकंड में लोग दिए हैं। दिव्या, यूजर, आप भी, नंदिता भी दी हैं, कोमल सिंह, वसीम, रुचि भी दी है, वेरी गुड, 17 सेकंड लगा। नीतू, रेणुका जी हैं, ठीक है। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या है? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या है? तो अभी भी दीप्ति वर्मा फर्स्ट पर बनी हुई है, विशाल, सुनील सेकंड पर है, विशाल थर्ड पर है, बाकी चौथा पर नीतू है, 5वें पर रेणुका जी हैं। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तक्षशिला। क्यों तक्षशिला होगा? कि नालंदा में तो कुमार गुप्त, गुप्त वंश के समय था। नालंदा से कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त से पहले उज्जैन, उज्जैन में कौन था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कुमार गुप्त के पहले कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमार गुप्त आए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय उज्जैन था। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, और इसी मंदिर में कालिदास शिक्षा, मतलब तपस्या किए थे। और इसी मंदिर से, महाकालेश्वर मंदिर से ही अभी विकास दुबे भी पकड़ाए हैं, ठीक है। तक्षशिला जो है कि ये विश्व का सबसे, मौर्य काल ही नहीं, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र है ना। और तक्षशिला झेलम नदी के किनारे है, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा था। तक्षशिला किस नदी किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। तक्षशिला झेलम नदी किनारे है, और उस समय ये गांधार महाजनपद का भाग होता था, है ना, गांधार महाजनपद का। हालांकि गांधार महाजनपद अफगानिस्तान पकड़ जाए, लेकिन गांधार महाजनपद की राजधानी होती थी तक्षशिला। और यहाँ पर चाणक्य गया था, और चाणक्य ने यहाँ पर शिक्षा का केंद्र, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिक्षा दिया था, तो बहुत पहले से था। वैशाली में प्राचीनतम लोकतंत्र की बात कही गई है। वैशाली में प्राचीनतम आपका लोकतंत्र है, विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र वैशाली है। और इस वैशाली में लिच्छवियों ने, है ना, लिच्छवियों ने, है ना, विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र को लिच्छवियों ने शुरुआत किया था।
और लिच्छवियों की राजधानी, ये लिच्छवी जो थे वज्जी महाजनपद के थे। कौन से महाजनपद के थे? वज्जी महाजनपद। और ये हाजीपुर से लेकर नेपाल की तराई तक थे, ठीक है ना। अजात शत्रु का यहाँ पर मामा गांव था, ननिहाल था। अजात शत्रु का ये ननिहाल था। और इसी को जीतने में पहली बार भारत में एक टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, रथ मूसल, है ना। रथ मूसल और महाशिला कंटक, रथ मूसल और महाशिला कंटक दो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वज्जी महाजनपद को जीतने में, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये आपका तक्षशिला हुआ, झेलम नदी के किनारे। तक्षशिला किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। 10 मिनट और बच रहा है आपका, और क्वेश्चन अभी कितने बचे हैं? ज्यादा नहीं है, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं, आप इसको थोड़ा सा बनाएंगे और मैं इसमें टाइम लेके बनाएंगे। टाइम लेके बनाइएगा आप। सॉरी, दीप्ति वर्मा का बहुत अच्छा, दीप्ति। और इस तरह से आपका अभी जो स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड है आपका, दीप्ति 15 में 15 है। सुनील कुमार का ये है, फिर उसके बाद विशाल। तो इस रूप में आपका ये तीनों लोग हैं। फिर नीतू हैं, फिर रेणुका जी हैं, शिवरंजनी हैं, बनी हुई हैं। पुष्पा राय, राजू कुमार पूजा, कांग्रेचुलेशन सबको, कांग्रेचुलेशन। और इस तरह से क्वेश्चन जो था उस पर क्या था, देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो आप जानते हैं कि गांधार सुमिलित कीजिए, है ना। गांधार कला किससे, ये आपका आंसर सी होगा। और गांधार कला कुषाणों से संबंधित है, उसी में गांधार कला और मथुरा कला दो विकास हुआ था। भारत में दो मूर्ति बनाने के केंद्र हुए थे, गांधार कला और मथुरा कला। तो कुषाणों के प्रभाव से गांधार कला का विकास हुआ। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का, भारत में लिखा गया संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील बनाने की चर्चा है। इसमें क्या चर्चा है? सुदर्शन झील बनाने की चर्चा है। सुदर्शन झील, जिसको सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने, दोबारा उसको मरम्मत अशोक ने करवाया, और तीसरी बार उसको मरम्मत किसने कराया? रुद्रदामन ने कराया, और उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ। चौथी बार मरम्मत किसने करवाया? स्कंद गुप्त ने। तो सुदर्शन झील से 4 शासकों का नाम है। निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने, है ना। मरम्मत अशोक, रुद्रदामन, है ना, और स्कंद गुप्त। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मिलिंद पन्हो, जानते हैं कि मिनांडर, मिलिंद पन्हो और नागसेन, है ना। मिलिंद और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन। कितना लोग नागार्जुन मार देते हैं, नागार्जुन मत मारिएगा, नागसेन। ये दोनों के बीच में है ना, मिलिंद पन्हो में लिखी हुई चर्चा है, डिबेट है। और ये प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है, ठीक है। तो इस तरह से मिलिंद पन्हो हो गया। अब 3 क्लियर है। तो एक तो मुझे भी नहीं मालूम था, इसके लेखक का काम मुझे भी नहीं मालूम था इसको। लेकिन जब 3 क्लियर है तो चौथा तो बन ही गया ना, कि इसके लेखक कौन थे? पथिक। तो तक्षशिला लेख पथिक ने लिखा, ये मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन जब 3 मालूम है तो आपको तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है, इसको केवल आपको अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो सब लोग इसमें भी कंफ्यूज क्यों हो गए भाई? 31%, 32, 39। तो इस तरह से डी ऑप्शन में इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। बहुत लोग कंफ्यूज क्यों हो गए भाई इसमें? तो ये आपको सीधे सीधे दीप्ति पहले स्थान पर बनी हुई है। और ये बुद्ध प्रतिमा के लिए है। इसके लिए बुद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है ना। जिसको यही बामियान है, आप सुने होंगे
कि ये अफगानिस्तान की जो पहाड़ी है, इस तरह से पहाड़ी, ये पहाड़ी था अफगानिस्तान का, ठीक है ना, ये पहाड़ी था, और इस पहाड़ी में भी यहाँ पे एक खोह बनाया गया, ठीक है ना, ये खोह बना के एक बौद्ध भगवान बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति, भगवान बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति इस पत्थर को काट के बनाया गया था, जिसको जब यहाँ पर तालिबान का शासन अभी कुछ हुआ था, तो तालिबान के शासकों ने इसको बारूद से उड़ा दिया, है ना, और ये अब खंडित अवस्था में है। उसी समय बामियान का बौद्ध मंदिर काफी फेमस हुआ था, जो बुद्ध प्रतिमा के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए, सबका सही है लगभग। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नहीं, तो ये सबको मालूम है, इसका आंसर डिबेट नहीं करेंगे, और इसका आंसर है आपका सी, गांधार। इसका आंसर हो गया आपका क्या? गांधार शैली, जो यूनानी, और सब लोग जानते हैं ना इस शैली को। इसका ये है कि ये आपको अगर ये शैली बार बार आता है, गांधार शैली, तो मैं आपको ठीक है, और इस शैली में आप अगर देख सकते हैं कि ये भारत में, जो ये भारत में आपका ये इंडिया का मैप जो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये आपका इंडिया है, और इधर का एरिया पाकिस्तान, और ये आपका हो गया अफगानिस्तान, ठीक है ना, और यहाँ पर गांधार है। तो ये क्या था कि सिकंदर जब चला गया था, तो बैक्ट्रिया में, यहाँ पर बैक्ट्रिया में बहुत सारे यूनानी लोग रहे थे, ठीक है ना, और बैक्ट्रिया में बहुत सारे यूनानी लोग रहे थे। तो इस क्षेत्र में जनरली सेलुकस निकेटर के बाद डेमेट्रियस, एंटियोकस, ये यूनानियों का क्षेत्र था। अब ये यूनानी लोग अपना यूनान में अब नहीं गए हैं, यूनान ये नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये अपना देवता तो इनको आया, लेकिन ये बौद्ध धर्म को मान लिए, लेकिन बौद्ध धर्म को मान लिए तो जब मूर्ति बनाने लगे, तो ये मूर्ति जिस तरह से यूनान में बनती थी ना, उसी तरह से बड़े बड़े मूर्ति बनाने लगे। इसलिए भगवान बुद्ध तो भारतीय थे, लेकिन बनाने का जो आर्ट था, जो कला, वो कला क्या था? यूनानी था। तो बनाने का तरीका यूनानी और विषय वस्तु भारतीय, इसलिए भारतीय और यूनानी मिक्स हो गए, तो गांधार हो गया। कभी बाद में डिटेल में बताएंगे। गांधार शैली एक ये तो आप सब लोग को क्लियर होना चाहिए। गांधार कला शैली एक विश्लेषण है, एक सेकंड, सब लोग अभी भी मैं बताया हूँ गांधार शैली के बारे में, फिर भी किसी का गलत क्यों हो रहा है भाई? उसके बाद भी सी मार दिए 7% लोग। पूजा प्रकाश सिंह, हेलो हेलो पूजा। प्रकाश शर्मा, वेलकम। सिमरन, 3 बजे से क्लास हो गया है, क्लास 3 बजे से हो गया, आप लोग अब क्लास 3 बजे आइएगा। और करंट अफेयर भी मैं लेके आ रहा हूँ, ये अभी तो 5 लगातार टेस्ट है, और इस तरह से दीप्ति वर्मा और रैंक 1 पर है अभी भी। और इस तरह से अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्या था? डी आंसर था, इसका क्या था? इसका आंसर डी था, इसका आंसर आपका डी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेकेंड देखिए, ये आपका निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में हुआ है? तो शिस्ट जो रॉक्स था, उसका प्रयोग आपको उसका प्रयोग आपको हाँ, गांधार मूर्ति कला के रूप में हुआ है। कहाँ हुआ है? गांधार मूर्ति कला में, ठीक है, गांधार मूर्ति कला के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। और ये आपका क्वेश्चन है, देखिए इसे। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे ये कर देने को, प्राचीन कौन भारत में पहले आक्रमण किया है, उसका सूची है।
चलिए, तो फिर इस रूप में देखिए, आपको सबसे पहले आंसर हो गया आपका। तो सबसे पहले भारत में किसने आक्रमण किया था? तो यूनान, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। ये तो दो काट ही दीजिए पहले, कि यूनानी सिकंदर है, तो ये शक और कुषाण, तो अब दो हो गया। तो कुषाण सबसे लास्ट में आए थे, तो यूनान के बाद शक और उसके बाद कुषाण। और यूनान से पहले कौन आया था? तो यूनान से पहले दारा प्रथम ईरान के थे। यूनान से पहले अगर अगर ऑप्शन में ये रहता कि ईरान, तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण में ईरानी आए थे, और ईरान का शासक था डेरियस फर्स्ट, जिसको दारा फर्स्ट बोलते हैं। उसके बाद यूनानी आए थे, उसके बाद कौन आए थे? यूनानी, जो सिकंदर आया था। बस ये दो ही थे। और उसके बाद मौर्योत्तर काल में सबसे पहले कौन आए? हिंद यवन। देख लीजिए, मौर्योत्तर काल में कोट देता हूँ, मौर्योत्तर काल में सबसे पहले कौन आए? हिंद यवन। हिंद यवन के बाद कौन आए? शक। मौर्योत्तर काल में ये देखिए, सबसे पहले ईरानी है, फिर सिकंदर, उसके बाद मौर्योत्तर काल में आए हिंद यवन, फिर शक, और फिर उसके बाद आए शक के बाद पहलव, पार्थियन जिसको बोलते हैं, ईरान से थे। अब पहलव के बाद आया कुषाण। तो इसका मैंने एक कोड बनाया था आपको, वो कोड याद कर लीजिएगा। हाई स्कूल पास करो, हाई स्कूल पास करो। देखो, जो लोग पहले पढ़े हैं वो लिख दिए। तो एच से हो गया हिंद एवन, एस से हो गया शक, पास से हो गया पहलव, और करो से हो गया कुषाण। तो पूरा प्राचीन भारत में देखिए तो कैसे हो गया सिलसिला। सबसे पहले ईरानी, फिर हो गए कौन? यूनानी, फिर हो गए कौन? यूनानी के बाद कौन हो गए? हिंद यवन। हिंद यवन, मौर्योत्तर काल में डेमेट्रियस आया था। हिंद यवन का पहला शासक जो भारत पर आक्रमण किया था कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो भारत पर पुष्यमित्र शुंग के समय, इसके समय आक्रमण किया था? पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण किया था हिंद यवन। उसके बाद शक, रुद्रदामन इसी शक वंश का था। रुद्रदामन इसी शक वंश का था। और शकों को भारत में हमेशा हमेशा के लिए कौन मौत की नींद सुला दिया? चीन के थे ना शक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इनको हमेशा हमेशा के लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इनको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिए थे। और शकों के बाद पहलव आए। पहलव में आप नाम सुनेंगे, गंडो फर्निस, एक पहलव का महान शासक था, है ना, जो भारत आया था, गंडो फर्निस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। पहलव शासक एक थे गंडो फर्निस। गंडो फर्निस, इन्हीं के साथ भारत में पहली बार ईसाई आए थे। और पहली बार ईसाई संत आने वाले भारत में कौन थे? संत सेंट थॉमस। सेंट थॉमस भारत में पहली बार प्रथम शताब्दी में, एक बात फर्स्ट सेंचुरी में, मौर्योत्तर काल में, है ना, ईस्वी सन में, ईस्वी सन में, प्रथम शताब्दी में, ईस्वी सन में सेंट थॉमस जो थे भारत आने वाले पहले ईसाई संत थे। पहले ईसाई संत थे, जो पहला शासक गंडो फर्निस के साथ भारत आए थे। और उसके बाद पहलों के बाद क्या होगा? लास्ट में हो गया हमारा, लास्ट में हो गया कुषाण। ये आपको विदेशी आक्रमण का क्रम है। कुषाण के बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको आएंगे हुन। कौन आएंगे? हुन, है ना, ये गुप्त काल में आएंगे। तो ये आपका विदेशी आक्रमण का क्रम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अलमाटी नगर किस नदी पर है? अलमाटी नगर किस नदी पर है? अलमाटी नगर किस नदी पर है? सॉरी, ऑप्शन नहीं दिख रहा। अलमाटी नगर किस नदी पर है? ऐसे ऑप्शन में दो ही जो पहले छोड़े थे उसी में से कोई एक था। अलमाटी नगर किस नदी पर है? वेरी गुड। और इस तरह से स्कोर बोर्ड आपका फिर एक बार दिखा देता हूं। इसका अलमाटी नगर कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सी इसका आंसर होगा, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आइए, अब इसको बनाइए और मैं पोल स्टार्ट करता हूं। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैप को मैं इधर कर देता हूँ।
हो गया। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें दीप्ति फर्स्ट पर है, सुनील कुमार सेकंड पर और विशाल थर्ड पर हैं, ठीक है। तो और शिवरंजनी भी है। और ये देखिए क्वेश्चन मैं देखता हूँ इसमें क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन काफी आपका है, बड़ा ज्यादा हो गया था। तो देखिए ये आपका मानचित्र में एबीसीडी क्रमशः दिखा होगा कि आपको एबीसीडी है दिखाना, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मिथिला और अवधी का क्षेत्र बताया जा रहा है। ब्रजभाषा, मिथिला और अवधी का क्षेत्र, तो इसका आंसर आप लोग, तो इसका आपका क्या था आंसर आपका, इसका आंसर सी था, ठीक है ना। तो ए देखिए ये कौन सा क्षेत्र है आपको, ये नेपाल है, ये क्या है, ये किसकी बाउंड्री है, देखिए ये नेपाल है, यहाँ आपको मैप पहचानना पड़ता, ये जो पूरा एरिया जो नेपाल है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का ये ब्रज भाषा वाला क्षेत्र है, इसका क्षेत्र ब्रज भाषा। और जहां ब्रज बोला जाता है बनारस के पास, ये यूपी में बनारस, ये अवधि है, बनारस में मतलब अवधि, अवधि कैसे बुलाता है, का करत हुआ, खात हुआ, इस तरह से। और उसके बाद जो सी है आपकी, बनारस से जस्ट सटा हुआ आरा बक्सर ये सब, ये भोजपुर है। और ये आपको चल गए भागलपुर इधर की तरफ, ये आपको मिथिला क्षेत्र है, मैथिली, नेपाल से सटा हुआ, ठीक है ना। तो हिंदी जो थी ना, हिंदी में हिंदी का विकास ही ऐसे हुआ, सबसे भाषा संस्कृत थी, ठीक है ना। संस्कृत के बाद आपको पाली, पाली, प्राकृत, और उसके बाद अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, है ना, पुरानी हिंदी के तहत ही आ जाएगा ब्रज भाषा, अवधि, सब कई बोलियां हैं। फिर आएगा आपको खड़ी हिंदी, ठीक है ना, हिंदी। तो हिंदी के तहत ही ये सब उपभाषाएं हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये आपका सी आंसर हुआ। 5 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लीजिए, 3 क्वेश्चन और हैं। और सॉरी, और इस तरह से आपका इसका आंसर है, आप जो ये दिया हुआ है सारा वृक्ष का नाम, और इसका आंसर आपका, और इस तरह से इसका आंसर आपका डी है, ठीक है, डी। तो सुंदरी पश्चिम बंगाल, है ना, सही निम्नलिखित कौन सा सही सम्मिलित है, तो सुंदरी पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निम्न कौन सा फसल प्रतिरूपण के द्वारा, कौन सा फसल प्रतिरूपण के द्वारा उगाई जाती है, मक्का, ज्वार, प्याज, सोयाबीन। ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है, प्याज, इसका आंसर क्या है, बहुत टाइम हम लोग को हो रहा है, इसका आंसर आपका प्याज है, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन एंड हो गया। ये आपका 28 क्वेश्चन है, जिसमें रैंक कहाँ गया, चला गया, तो इसमें रैंक अब नहीं दिख रहा है। तो 28 क्वेश्चन थे आपका, तो 23 क्वेश्चन। और इस रूप में आपका सबसे दीप्ति सबसे ऊपर रही, जो लगातार बनी हुई थी। और इस तरह से मेरा फर्स्ट टेस्ट था, आगे बढ़िया से और हो जाएगा जो भी। तो सर 28 क्वेश्चन आप लोग, जो जो रैंक बना हुआ था वही थी, दीप्ति का सबसे फर्स्ट रैंक था, वही इस टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर लेके आए। और लगभग जो स्कोर था बाकी 3 लोगों का भी बराबर था, आप लोगों ने जो देखा था। और इस तरह से आपका टेस्ट खत्म होता है। 3 बजे से कल 3 बजे से फिर टेस्ट को लेकर आएंगे 3 PM। और कुछ इकोनॉमी का क्वेश्चन रहेगा, कुछ इसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन रहेगा, और कुछ करेंट का भी क्वेश्चन रहेगा।
इकोनॉमी और करेंट का कुछ क्वेश्चन मैं फोकस करके ला रहा हूँ, ठीक है ना। इकोनॉमी और करेंट का कुछ क्वेश्चन मैं कल फोकस करके ला रहा हूँ। बैंकिंग से भी क्वेश्चन रहेगा, आरबीआई से भी क्वेश्चन रहेगा, मैं बता रहा हूँ ताकि पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग आरबीआई से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा जीडीपी से भी क्वेश्चन रहेगा, तो बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, आरबीआई पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, और हो सकता है कि मैं हैंड रिटेन दूँ ये। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आप लोग इसके साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। और लास्ट में रैंक और चला गया था, मैं दिखा नहीं पाया।